congratulations on getting back to the #1 spot. How does it Yes. feel? Thank you so much. Yes, after a long time, it feels really good, and I feel really good to be #1 again. Yeah. It was last year was tough. I know. I was second almost every event. I win only in Turku. It was good for me. पर बहुत दिन बाद दोबारा से #1 बने हैं तो बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है और कोशिश करेंगे इसको अभी कंटिन्यू रखने की। हाँ जी। Okay. And you've also breached the 90 meters mark, Yes. which was something which was on your. So what next now? What's the next mark that you're? Next, now I want to throw again and again over 90 meters. Finally, someone asked me that, okay, you finally throw over 90 meter, because I always people ask me like how when you will throw over 90 meters. So I am also feel good that कि मैंने 90 मीटर पार कर लिया है और अभी वो क्वेश्चन खत्म हो गया है। हाँ, तो और उसके बाद क्या? हाँ, उसके बाद अभी वही है कि कंटिन्यू मुझे कंसिस्टेंट थ्रो करने हैं और धीरे धीरे करके और ऊपर जाना है। अभी तो the record is 98 ना, और 98.48 मीटर इज वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो वो तो अभी दूर है, अभी धीरे धीरे करके 1-2 मीटर फिर 2-3 मीटर आगे बढ़ाना है, तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। So I read a little bit about you, and you talked about getting into javelin because you were a little overweight as a young person, and then you decided that your family took you to the gym, and could you talk a little about that story? बिल्कुल, जेवलिन का ऐसे कोई बैकग्राउंड नहीं था, बट जब मैं स्टेडियम में गया और स्टेडियम में मैं फिटनेस के लिए गया था कि मुझे थोड़ा वेट लूज करना है, तो धीरे धीरे जब जैसे जो वो प्रोसेस था, जब मैं वेट लूज कर रहा था और मैं फिटनेस कर रहा था, तो वहाँ पे सभी स्पोर्ट थे, तो मैंने कुछ जेवलिन थ्रोअर्स को देखा, तो फिर मेरे मन में आया कि मुझे भी जेवलिन ही करना है, तो तब जेवलिन थ्रो स्टार्ट हुआ था। और फिर मैंने फैमिली को बताया, फैमिली ने अच्छा सपोर्ट किया, मेरे सीनियर्स थे जो फ्रेंड थे उनके साथ मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया, तो ऐसे स्टार्ट हुआ था और मैं काफ़ी अच्छा फील करता हूँ कि वो मेरा काफ़ी अच्छा डिसीजन था। So पहले से ही javelin, were you doing javelin right from the beginning, or did you do the gym first and then you? वो जिम जस्ट वो ऐसे ही किया था कि थोड़ा वेट लूज हो जाए, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ। आउटडोर स्टेडियम में जब मैंने जाना शुरू किया, वहाँ पे वेट थोड़ा कम हुआ और वहीं से ही मैंने जेवलिन उठाया और जेवलिन थ्रो करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में पता नहीं था कि यहाँ तक आएंगे, लेकिन जर्नी बहुत अच्छी रही और ऐसी शुरुआत हुई है। So it was a slow process. Yes, धीरे yes, धीरे yes. it was for you. Javelin is one of the sports which, for the long time in India, it was in Asia actually, it was not seen as a sport. But Yes, today, you're #1, and whereas it's always been seen as a European sport with the same. But in the recent times, there's been a lot of people from Asia who've been winning medals. Yes, yes. Why do you think that? What do you think has changed in your opinion? मुझे लगता है कि हमारे पास इतना स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं थी, या फिर इतना मोटिवेशन नहीं था कि कैसे करते हैं। हम वही थोड़ा पुरानी एक्सरसाइज, वही टेक्निक्स और कुछ ट्रेनिंग प्लान्स वही करते रहते थे। लेकिन जैसे धीरे धीरे टाइम बदलता गया, हमारे एथलीट्स बाहर जाते गए, बाहर के कुछ फॉरेनर कोच इंडिया में आए, तो फिर एशिया से भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज से एथलीट निकलने लगे जेवलिन के। और मुझे लगता है ज़्यादातर हेल्प इसी में मिली कि उन तक ये स्पोर्ट पहुंचा। पहले इतने लोगों को पता नहीं था, पहले यूरोप में ट्रैक एंड फील्ड को या जेवलिन को ज़्यादा फॉलो करते थे, अभी इंडिया और बाकी एशियन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो अभी एशियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। तो मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि जेवलिन पहले ज़्यादातर यूरोपियन उसमें रहता था, अभी पूरा वर्ल्ड वाइड और पूरे वर्ल्ड में इसका कंपटीशन है। आप देखोगे केनिया से भी, जैसे अफ्रीका से केनिया से एगो है, और अमेरिका, साउथ अमेरिका से भी, मतलब ब्राज़ील से, यूएसए और ग्रेनाडा, तो इधर से भी हैं, एशिया से भी हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन भी काफ़ी अच्छे जेवलिन थ्रोअर्स हैं, और यूरोप का तो जैसे मैंने बताया है ही, तो काफ़ी मतलब अभी वर्ल्ड वाइड पूरा फेमस है जेवलिन, और हर तरफ से जो है जेवलिन थ्रोअर्स हैं अभी, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। So, when you started, it was in India. How has the training, because now you have an international coach, you've just got a new coach. Like हमारा देसी training कैसे है और उसका training, what is the difference? हम ज़्यादातर स्ट्रेंथ पे बिलीव करते थे कि हम बहुत ज़्यादा लिफ्टिंग करते थे,
कि हमको स्ट्रोंग बनना है, टेक्निक्स पे या छोटी छोटी एक्सरसाइज होती हैं उन पे इतना ध्यान नहीं देते थे। तो हम जंप्स करते थे या ज़्यादा लिफ्टिंग करते थे और थ्रोज करते थे, मतलब हैवी चीज़ करते थे। लेकिन जेवलिन में क्या है कि हमको फास्ट, मतलब हर मोमेंट फास्ट होनी चाहिए। तो अभी धीरे धीरे जैसे पता लगा तो हम ड्रिल्स भी करते हैं, हम टेक्निक्स भी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा स्प्रिंटिंग और फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं और ज़्यादा। पहले हम स्ट्रेंथ करते लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी को भूल जाते। लेकिन जेवलिन ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हमको स्ट्रेंथ प्लस फ्लेक्सिबिलिटी दोनों चाहिए और टेक्निक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी वो धीरे धीरे पता लगने लगा और हम करने लगे। तो अभी हमारे इंडिया से ही इतने ज़्यादा 80 मीटर, ओवर 80 मीटर के थ्रोअर हैं कि बहुत अच्छा लगता है ऐसे देख के। एक टाइम पे 80 मीटर बहुत बड़ी थ्रो होती थी, अभी बहुत सारे यंगस्टर्स 80 मीटर प्लस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा जो है चेंज हुआ है और फ्यूचर में मुझे लगता है कि हमारे देश से और भी अच्छा टैलेंट निकल के आएगा जेवलिन में। So since you started, and today, Yes. what has changed in the training? Do you feel like India as a sport, for sports like this, has gotten better? Like, do you think that has improved the sporting landscape of India, so to speak? बिल्कुल, काफ़ी इम्प्रूव तो हुआ है पहले से। जैसे स्पेशली मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी स्पॉन्सर्स आ गए हैं, जैसे JSW, OGQ, रिलायंस भी कर रहा है और गो स्पोर्ट फाउंडेशन। तो और भी काफ़ी सारे जो एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से टॉप स्कीम चलाई है जो टारगेट ओलंपिक पोडियम, उससे भी एथलीट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, हेल्प मिलती है। वो बाहर इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ कम्पीट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़े चेंजेस आए हैं जो मुझे लगता है कि जब मैं छोटा था और जब नेशनल कैंप ज्वाइन किया था तब से लेके अभी तक, तो काफ़ी चेंजेस हैं जो नए एथलीट्स को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। That has it's gotten Yes. better, you think. Also, with a lot of sports are team sports, and the mental makeup, the issues around team sport is very different from being an individual sports person. Can you talk a little about that? What are the challenges? What are the benefits? Who is the support system? Because in a team sport, you have your other team members, yes. it's just you in this case. हाँ, मतलब दोनों ही अपने आप में, मतलब टफ दोनों हैं। Of course. टीम में ये है कि आपको कोऑर्डिनेशन बनाना है पूरी टीम का, पूरा स्ट्रेटजी बनानी है उसमें। लेकिन हाँ, टीम का कहीं ना कहीं मुझे एक प्लस पॉइंट ये लगता है कि आपके साथ एक पूरी टीम खड़ी है। आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी तो आपको कोई बोल सकता है इट्स ओके, हम अच्छा करेंगे। इंडिविजुअल में ऐसा नहीं है, आप खुद ही टीम है। आप अगर आपसे मिस्टेक होगी, अगर आपको थोड़ी भी इंजरी होगी है तो आप नहीं अच्छा कर पाओगे। टीम में अगर आपको थोड़ी इंजरी है तो आप थोड़ा टाइम रेस्ट कर सकते हैं, बाहर बैठ सकते हैं, दूसरा आपकी जगह ले सकता है। तो वो कहीं ना कहीं जो चीज़ है चैलेंज है, पर चैलेंज दोनों में ही है। और मुझे लगता है कि हाँ, दोनों ही अपनी जगह काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है दोनों को। लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, इंडिविजुअल में ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगती है कि आपकी जगह कोई ले नहीं सकता और आपको अपने आप को संभाल के रखना है, माइंड सेट इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि आपको टॉप लेवल पे परफॉर्म करना है। So आपके mindset strong लगना है कि क्या, what do you do to be in a good mental space? सबसे बड़ी बात तो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी अपने ट्रेनिंग की, और जो भी आप करते हैं आपको अपने काम को लगातार करते रहना है, तभी आपका माइंड और बॉडी उसके लिए रेडी होगा। प्लस डिसिप्लिन और हर चीज़ का ध्यान रखना, अच्छा खाना और रिकवरी और टेक्निक्स वगैरह पे ज़्यादा काम करना। तो हर चीज़ जब होगी, इंजरी से बचने के लिए जो हमको बोरिंग लगती है छोटी छोटी एक्सरसाइजेज, छोटे छोटे मसल्स की, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर एथलीट्स उनको छोड़ देते हैं, पर जब इंजरी हो जाती है तो वही उन पे वापस आना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि उस लेवल तक लेके जाते हैं और मेंटली और फिजिकली हमको स्ट्रॉन्ग करते हैं। Absolutely. So how do you manage injury? Because as with all sports, injury happens to every sports person. नहीं, बिल्कुल, मेरे साथ भी कई बार ऐसे हुआ है कि मुझे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन छोड़ने पड़े हैं। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स छोड़ने पड़े थे क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे इंजरी हो गई थी। और भी मैंने डायमंड लीग्स और कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड लेवल के कॉम्पिटिशन छोड़े हैं इंजरी की वजह से। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर इंजरी मुझे हुई है तो मैं अपने आप को पुश ना करूँ। मैं कभी भी ऐसे इंजरी में कहीं खेलने नहीं जाता। मैं सोचता हूँ कि नहीं, ये ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसके अभी थोड़े दिन रिहैब करें, अच्छे से रेस्ट करें, रिकवरी करें, तभी फ़ायदा है। क्योंकि आप इंजरी में ना तो अपना बेस्ट दे पाओगे और शायद और ज़्यादा बढ़ जाएगी।
And has your nutrition, like, what is your nutrition like? Is there a heavy protein thing? How is that? डिपेंड करता है जब हम ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और लिफ्टिंग वगैरह या हैवी ट्रेनिंग्स के पीरियड होते हैं, उस टाइम पे हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं और उस टाइम पे प्रोटीन लिक्विड ज़्यादा लेते हैं, कुछ भी जूस हो गया, पानी या इलेक्ट्रोल मिला के। और जब अभी टाइम होता है कंपटीशन के बिल्कुल नज़दीक, उस टाइम पे कोशिश करते हैं कि थोड़ा कार्ब्स ज़्यादा लें और कुछ भी उसमें कुछ भी हो सकता है, पास्ता, रोटी या जो भी हमको, जो आलू या जिस चीज़ से भी कार्ब्स मिलता है। अच्छे खाना खा सकते हैं। हाँ, मतलब इंडिया में देसी खाना ही खाता हूँ, बाहर नहीं मिलता तो इसलिए पास्ता वगैरह ये खाना पड़ता है, स्पेगेटी और राइस या आलू, स्वीट पोटैटो, मतलब कई चीज़ें होती हैं। तो ये हम चीज़ें तो डिपेंड करता है और थोड़ा थोड़ा डाइटिशियन से ही बात करते रहते हैं। Okay, so you work with the dietitian as well. मतलब पूछता रहता हूँ कि कैसे क्या करना चाहिए। हाँ जी। So, can we talk a little about the NC Classic? What is the motivation behind it? What do you want to come out of it? Can we talk about that? NC क्लासिक एक ऐसा सपना है जो शायद मैंने देखा नहीं था। तो पहले तो यही सपना था कि देश के लिए खेलना है, मेडल्स जीतने हैं और बार बार देश को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन एनसी क्लासिक का ऐसे ही एक आइडिया माइंड में आया क्योंकि काफ़ी एथलीट्स जैसे मोंडो डुप्लांटिस, वो अपना पोल वॉल्ट का एक स्पेशल कंपटीशन करते हैं और भी बाकी एथलीट्स जो खुद का उन्होंने कंपटीशन किया है। तो ऐसे ही आइडिया आया कि यार हमको भी कुछ ऐसा मतलब वो करना चाहिए। और मेरे मन में पहले से ही जब टोक्यो ओलंपिक्स खेला तब से ही था कि ऐसा कोई कंपटीशन होना चाहिए इंडिया में जहाँ पे बाहर के इंटरनेशनल एथलीट्स पार्टिसिपेट करें। तो फाइनली वो ऐसा हो पा रहा है कि एनसी क्लासिक में इंटरनेशनल जेवलिन थ्रोअर्स आएंगे, उसमें ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन सभी तरह के हैं। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसके लिए और बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली ये हो पा रहा है। So why did you choose Bangalore for it? बेंगलोर इसलिए क्योंकि पहले हमने पंचकुला चूज किया था, लेकिन वहाँ पे मतलब हरियाणा, क्योंकि मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग भी की है और हरियाणा मेरा स्टेट है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी थी। लेकिन कुछ चीज़ें थी जैसे वहाँ पे जो लाइट्स हैं वो उनका कुछ लक्ष्य कुछ वो इतना एक होना चाहिए, LUX करके कुछ होता, पता नहीं मतलब मुझे क्या, पूरा टेक्निकल चीज़ें हैं ये। तो इंटरनेशनल जो ब्रॉडकास्ट है उसके लिए उतना लाइट काफ़ी नहीं था। तो और इतने दिन भी नहीं थे कि वो उनको चेंज कर सके। और भी कुछ चीज़ें थी स्टेडियम में और भी ऐसे सिटिंग एरिया वगैरह बनाना, तो वो थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ शायद से यहाँ पे अभी के लिए नहीं, पर होपफुली फ्यूचर में करेंगे। तो फिर मेरे माइंड में ये आया कि हाँ बेंगलोर वेदर अच्छा रहता है, लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं और मैं यहाँ पे आता रहा हूँ, जैसे BFC मैच होते हैं और कंटीरवा स्टेडियम में काफ़ी बार आया हूँ, इसलिए मुझे लगा कि हाँ ये बेस्ट प्लेस है और यहाँ पे डिसाइड किया। हाँ जी। आपका स्टेट का स्पोर्टिंग कल्चर कैसे है? क्योंकि हाउ आर पीपल, यू नो, दैट मैटर्स व्हेन इट कम्स टू। नहीं, हरियाणा में बहुत अच्छा स्पोर्टिंग कल्चर है। आप देखेंगे, मतलब इतने प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन आप मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे उठ के कहीं जाएंगे तो आपको दिखेंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे ही रोड पे रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बिना किसी के बोले भी अपने फिटनेस और अपना डेली का जो रूटीन है वो करते हैं, वो रनिंग और फिटनेस करते रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं फिटनेस को लेके। और आपका फैमिली, आप जॉइंट फैमिली में, यू ग्रो अप इन अ जॉइंट फैमिली, यू नो फैमिली फार्मर्स, हाउ डिड दे हेल्प एंड पार्ट ऑफ योर जर्नी? आई मीन हाउ वाज? मुझे लगता है जैसे हमारी फार्मर फैमिली रही है तो मैंने भी खेत में काम किया है, तो वो और ज़्यादा हमको टफ करते हैं। ऐसा जो ग्राउंड पे काम किया हो वो माइंडसेट ऐसा बनाते हैं कि हाँ हमको मेहनत करनी है, क्योंकि फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपको बारिश है, धूप है, कुछ भी है तो आपको काम करना ही पड़ता है। तो ऐसा ही स्पोर्ट है और ऐसा ही आर्मी का है, क्योंकि हरियाणा से काफ़ी आर्मी बैकग्राउंड भी है, तो मेहनत करनी पड़ती है और आपको हार नहीं माननी है। तो वो कहीं ना कहीं माइंडसेट ऐसा है स्टार्टिंग से ही और वो काफ़ी हेल्प करता है। एक छोटा रैपिड फायर। ओके। डोसा और पराठा? पराठा। प्रोटीन शेक और लस्सी? लस्सी। फेवरेट फिल्म? फेवरेट फिल्म एवर? ओके, फॉरेस्ट गम मुझे काफी अच्छी लगी थी। ओके। और हैरी पॉटर्स की सीरीज भी काफी अच्छी जब छोटा था।
टी या कॉफी? अभी थोड़ी देर पहले ही पूछा था ये तो। ऐसा? मैं यूरोप में कॉफी और इंडिया में tea। इंडिया में। और टी कैसे पी? जब मिल्क वाला? हाँ, मिल्क वाला मीठा। Alrighty. If not javelin, which other sport would you have fallen in love with? स्पोर्ट, ओके, मैं वॉलीबॉल खेलता था जब गांव में भी थे, तो वॉलीबॉल में काफी अच्छी, मतलब मुझे खेलना पसंद था और अच्छी खेल लेता हूँ। Thank you so much. थैंक यू।